नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमने प्रीवियस क्लासेस में मैंने क्या कवर किया था, हमने डी ब्रोगली वेव के बारे में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस मैंने आपको बताया था, और हमने वेव पार्टिकल डुअलिटी के कंसेप्ट के बारे में भी पढ़ा था, वेव पार्टिकल डुअलिटी। ठीक है, तो इसी चीज़ को ना आगे बढ़ाते हुए हम वेव और पार्टिकल को और ज़्यादा जानने के लिए अब हम आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्लासिकल व्यू ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव्स। क्या पढ़ेंगे? क्लासिकल व्यू ऑफ पार्टिकल एंड वेव। समझ में आई बात। और अगले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा क्वांटम व्यू ऑफ पार्टिकल एंड वेव्स, ताकि हमें एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिले। क्या मिले? एक डीप अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को मिले। और हमारा एक तरीके से अभी आप ध्यान से देखो तो क्वांटम मैकेनिक्स के हम बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स एक तरीके से हमने अभी इतना स्टार्ट ही नहीं किया है डीपली, तो वो चीज़ हम सब चीज़ें करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो बिना समय गंवाइए आइए स्टार्ट करते हैं। तो बिना उसके मैं एक आपको चीज़ बता देता हूँ आपको, है ना। तो जो हमें पढ़ना है ना आज के टॉपिक में, तो मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ, ध्यान से देखिए। तो जैसे मैंने बताया अभी आपको, तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? क्लासिकल व्यू ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव्स। ठीक है, और किसकी मदद से? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की मदद से हम एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे टू मेक अ डिफरेंशिएट बिटवीन पार्टिकल्स एंड वेव्स। समझ में आया? तो सोर्स हमारा पहले एक पार्टिकल होगा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, फिर उसके बाद सोर्स हमारा क्या होगा? एक वेव होगा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। समझ में आई बात? ठीक है, और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसकी एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। फिर एक कंपैरिजन लास्ट में एक समराइज में करूँगा कि क्लासिकल व्यू क्या होता है वेव्स एंड पार्टिकल्स का। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये चीज़ हमें पढ़नी है। तो देखो, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक मैथमेटिक्स जो होता है उस पर्सपेक्टिव से हमें नहीं पढ़ना है, वो चीज़ आप ऑप्टिक्स में ऑलरेडी कर चुके होंगे। ठीक है ना। फ्रॉम द क्वांटम पर्सपेक्टिव हम व्हाट द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेज अबाउट वेव्स एंड पार्टिकल्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो क्लासिकल फिजिक्स है, तो क्लासिकल फिजिक्स में आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना, क्या जो पार्टिकल्स एंड वेव्स है डिस्टिंक्ट एंटिटीज है, और क्या है? डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। जैसा कि मैंने डी ब्रोगली वेव के केस हाइपोथेसिस में भी बताया था, क्लासिकल फिजिक्स के केस में ना लैम्डा क्या होता है? ऑलमोस्ट क्या होता है? 0 होता है। तो इसका जो वेव नेचर होता है वो हम क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। समझ में आई बात? ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है तो नहीं होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। तो क्लासिकल फिजिक्स में पार्टिकल्स और वेव्स क्या है? दो अलग अलग चीज़ें। अब एक बॉल है, ठीक है, समझ में आई बात, और ये क्या ये पार्टिकल की तरह क्लासिकल फिजिक्स में, है ना। हम इसको भली बात ही जानते हैं, क्रिकेट बॉल हो या एक कार है, ये क्या है? दीज आर द पार्टिकल्स हमारे लिए। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग दोनों क्या है? डिफरेंट एंटिटी और डिफरेंट बिहेवियर होता है। क्लासिकल फिजिक्स में हम वेव की यदि बात करें, जैसे एक वाटर वेव है ना, वाटर वेव आप देखो ध्यान से, पानी के ऊपर आपने देखा होगा, वो क्या है? वाटर वेव। जैसे साउंड वेव है ना, तो साउंड वेव हो गया, और एक बॉल है ना, क्रिकेट बॉल है, तो दोनों क्या? डिफरेंट एंटिटी है। तो पार्टिकल जो होता है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर से। तो सिर्फ हमें ना क्लासिकल फिजिक्स में एक ही पैरामीटर चाहिए टू डिस्क्राइब पार्टिकल, वो क्या है? पोजीशन वेक्टर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पार्टिकल का हमें क्या पता चल गया? पोजीशन वेक्टर पता चल गया, तो हम उसकी क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हम उस पार्टिकल की क्या निकाल सकते हैं? एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? तो उस पार्टिकल का हमें क्या पता चल जाएगा? उस पार्टिकल का हमें मोमेंटम भी पता चल जाएगा। समझ में आई बात? तो और भी डिफरेंट पैरामीटर्स, हम उसकी ट्रेजेक्ट्री निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? ट्रेजेक्ट्री निकाल सकते हैं, डिफरेंट यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सिर्फ और सिर्फ क्या पता होना चाहिए? एक पैरामीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। तो क्लासिकल फिजिक्स में पार्टिकल किसके द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है? एक पोजीशन वेक्टर के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है ना, एंड यूजिंग दिस सिंगल पैरामीटर वी कैन डिस्क्राइब द पार्टिकल। लेकिन इन कंट्रास्ट टू वेव, यदि वेव की बात करें तो वेव को दो पैरामीटर चाहिए, ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला पैरामीटर क्या है? एम्पलीट्यूड, और दूसरा पैरामीटर क्या है? फेज। तो इन दोनों पैरामीटर के बारे में यदि हमें पता चल जाएगा तो हम वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स पता कर सकते हैं। तो हम पता कर सकते हैं वेव की वेवलेंथ कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है। समझ में आई बात? डायरेक्शन क्या है, एम्पलीट्यूड, ये इसको किस दो चीज़ें पता होनी चाहिए, पहला एम्पलीट्यूड और दूसरा फेज। तो दीज आर द टू थिंग्स विच वी नीड, ठीक है ना, वाइल कैरेक्टराइजिंग द वेव। और पार्टिकल के लिए सिर्फ पोजीशन वेक्टर। तो ये दोनों चीज़ें पता चलेंगी तो हमें सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट ऑल अदर चीज़ें हम पता कर सकते हैं। तो वेव को हम 3 डायमेंशनल प्लेन वेव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेव फंक्शन से। जैसे एक पार्टिकल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? पोजीशन वेक्टर से। समझ में आई बात? किससे? पोजीशन वेक्टर से। इसी तरीके से वेव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेव फंक्शन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेव फंक्शन से। और वेव फंक्शन में एम्पलीट्यूड और हमारा क्या होता है? फेज होता है। तो वेव फंक्शन हमारे पास क्या होता है? फाई से हम लिखते हैं। ए क्या होता है? एम्पलीट्यूड, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, आयोटा, ये क्या होगा? के डॉट आर। वेव वेक्टर है माइनस के ओमेगा
टी। समझ में आई बात, ये होता है। तो ये वेव फंक्शन है। अब देखो इसमें ध्यान से मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ, ये मेरे पास क्या हो गया फाई, तो ये जो पैरामीटर है इसको हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। आप देख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई। तो हमारे पास एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए और फेज पता होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें पता होने से क्या पता चल जाएगा, वेव फंक्शन पता चल जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये मैं बता दिया, एम्पलीट्यूड के डॉट आर, ये फेज हो गया मेरे पास, के वेव वेक्टर है जो क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन बताता है और वेवलेंथ। समझ में आई बात, क्या बताता है, डायरेक्शन और वेवलेंथ। तो हमारे पास के क्या होता है, वेक्टर फॉर्म की यदि मैं बात करूँ, के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में लैम्डा एन कैप। समझ में, एन कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ द वेव, ठीक है। और मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में लैम्डा। के पता होने से हमें डायरेक्शन तो पता चली जाएगी और वेवलेंथ भी पता चल जाएगी। समझ में आई बात। और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आएगी। यदि हम इंटेंसिटी भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या पता होना चाहिए, एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए, फेज पता होना चाहिए। तो जो इंटेंसिटी होती है किसका, वेव का, वो क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ स्क्वायर, ठीक है। यानी इसको मैं भी आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से देखना। तो या मैं इसको हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो गौर से देखना, ये जो होता है ये मेरे पास क्या होगा फाई, और ये क्या होगा फाई कॉन्जुगेट। समझ में आई बात, क्योंकि वेव फंक्शन क्या है मेरे पास, कॉम्प्लेक्स पैरामीटर है। तो यदि वेव फंक्शन पता है, या मैं ऐसे कहूँ एम्पलीट्यूड और फाई पता है, तो मैं इंटेंसिटी भी निकाल सकता हूँ। सिर्फ दो पैरामीटर पता होने चाहिए, एम्पलीट्यूड और फाई। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो इंटेंसिटी भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आगे तक आपके काम आएंगी। समझ में आई बात। अब देखो ये ए स्क्वायर आया क्या, मैं आपको बता दूं, जैसे फाई हमारे पास क्या है, फाई तो मेरे पास ए एक्सपोनेंट ये है, ठीक है ना। और फाई कॉन्जुगेट आपने देखो मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, क्या आयोटा का साइन बदल जाएगा, पॉजिटिव का क्या बन जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर आ गया, तो मेरे पास ये ए स्क्वायर आ गया, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, पावर ऐड होके 0 बनेगा, तो ए की पावर 0 यानी 1 मिलेगा। तो इसी वजह से सिंपली क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया। तो इंटेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। समझ में आई बात, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ फाई का स्क्वायर है। कोई डाउट है। तो ये हमने क्लासिकली मैंने बता दिया आपको कि हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं पार्टिकल और वेव को, और दोनों डिफरेंट एंटिटी है। यदि हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करें, तो हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करेंगे पार्टिकल और वेव को पढ़ने के लिए, ठीक है। देखो यदि मैं आपको, जैसे मैंने पहले बताया था, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जेटली का बुक इस्तेमाल कर रहा हूँ ना। आप जेटली का किताब पढ़िए, अच्छे से उसमें दिया, और भी बुक्स है, डिफरेंट बुक्स है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। मैंने चीज़ों को बहुत ईजिली एक्सप्लेन किया हुआ है और उसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो जैसे मैंने बताया एक बार डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक बार तो मैं पार्टिकल लूँगा और दूसरी बार क्या लूँगा, वेव। तो सबसे पहले मैं ना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पार्टिकल की मदद से सोल्व करता हूँ। तो एस क्या मेरे पास, सोर्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ बुलेट्स हैं। तो देखो जो हमारे पास बुलेट्स हैं ये क्या है, पार्टिकल ही तो है। बंदूक की गोली क्या है, पार्टिकल है। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये मेरे पास एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। एस क्या हो गया, सोर्स हो गया, सोर्स क्या है, बुलेट है, बुलेट्स हो गई। ये मेरे पास 2 स्लिट हो गई, S1 S2, ये मेरे पास स्क्रीन हो गई। अब देखो मैंने S2 स्क्रीन को क्लोज कर दिया, ओनली स्लिट 1 इज ओपन, ठीक है। तो पहले मैंने स्लिट S2 को क्लोज करा और S1 से देखा, तो जब मैं यहाँ से बुलेट आएंगी और इस स्लिट से क्या होंगी, पास होंगी। समझ में आई बात। तो मुझे इस तरीके की इंटेंसिटी मिलेगा, इंटेंसिटी का ग्राफ मिलेगा। आप कहोगे ये ऐसा क्यों है। अब एक बात सोचो ध्यान से, यहाँ पे इंटेंसिटी का मतलब देखो क्या है, इंटेंसिटी हियर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, तो सबसे ज़्यादा बुलेट कहाँ आएंगी, ये बीच वाले हिस्से पे तो आएंगे। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बना देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा बुलेट्स जो आएंगे, नंबर ऑफ बुलेट्स जो आएंगी ये आएंगी, क्योंकि स्पेस सही तो है। और जैसे जैसे इधर जाऊँगा, क्योंकि इधर तो बुलेट धीरे धीरे कम गिरेंगी ना, क्योंकि स्पेस तो बीच में सबसे ज़्यादा है, तो मैक्सिमम बुलेट्स बीच में गिरेंगे। तो इंटेंसिटी देखो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम सबसे ज़्यादा बुलेट्स बीच में तो गिरेंगी। तो मेरे पास और ऊपर की तरफ जाऊंगा और नीचे की तरफ आऊँगा यहाँ से, तो नंबर ऑफ बुलेट्स मुझे कम मिलेंगी। समझ में आई बात। तो इंटेंसिटी का ग्राफ देखो, इस मतलब जो इंटेंसिटी कैसे आएगी, इस तरीके से आएगी। समझ में आई बात। ये पैटर्न मैंने शो किया हुआ है। और मान लीजिए I1 इंटेंसिटी है। समझ में आई बात। तो इंटेंसिटी यहाँ क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कोई डाउट है, ठीक है। यदि डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आगे चलते हैं। अब देखो यदि मैं स्लिट 2 को खोल दूँ और 1 को बंद कर दूँ, तो मैंने इस बार 1 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। और S2 को ओपन किया, तो सिमिलर केस यहाँ होगा। तो जो मिडल पोर्शन है सबसे ज़्यादा यहीं से निकलेंगे और मैक्सिमम मुझे मिडल में मिलेंगे, ठीक है। और ऊपर की तरफ जाऊँगा और नीचे की तरफ जाऊँगा, बुलेट्स मुझे क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। कोई डाउट है, ठीक है। तो बताइए आप मुझे। अब बात करूँ यदि मैं बोथ स्लिट्स आर ओपन, क्या दोनों स्लिट यदि मैं ओपन कर दूँ, ठीक है। अब देखो दोनों स्लिट ओपन किया,
तो यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो निकलेंगे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम I1 है, यहाँ से जो निकलेंगे और वो क्या है I2 है। समझ में आई बात। तो देखो जो ये मिडल वाला पोर्शन है ना, जो मिडल वाला पोर्शन, यहाँ पे ना यहाँ से भी पार्टिकल आएंगे, वो बुलेट आएंगी और यहाँ से भी बुलेट आएगी, तो मैक्सिमम मुझे मिडल में ही मिलेगा और ऊपर की तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज होगा। समझ में आई बात। अब इस इंटेंसिटी की डेफिनेशन पर ध्यान दो। क्लासिकल ये क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो जितने पार्टिकल S1 से निकले, फिर कुछ पार्टिकल S2 से निकले यानी ब्लड निकली, तो टोटल मेरे पास इंटेंसिटी कितनी आनी चाहिए, I1 प्लस के I2 आनी चाहिए। समझ में आई बात। तो ये क्या है, पार्टिकल का केस है। पार्टिकल के केस में क्या हुआ, ध्यान रखो, ये इंटेंसिटी क्या हो गई, जुड़ गई। ठीक है, क्लासिकली क्या है, इंटेंसिटी दोनों की क्या हो गई, जुड़ गई। पार्टिकल मैंने लिए थे ना, बुलेट लिया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको दिमाग में बैठा लेनी है। यदि मैं अपना सोर्स चेंज कर दूं, क्या चेंज कर दूं, सोर्स चेंज कर दूं, तो देखो सोर्स इस बार क्या है, मैंने ले लिया वेव। अब वेव जैसे लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर लो, या फिर वाटर वेव ले लो, वाटर वेव। ठीक है ना, ये एग्जांपल में बस समझाया। सेम केस है, आप S1 का स्लिट खोल दो, तो जैसे ही S1 स्लिट खोलेंगे, S2 को बंद कर दो, तो ये मेरे पास वेव है। ठीक है ना, तो सिमिलर फॉर्म आएगा। इंटेंसिटी मेरे पास मैक्सिमम कहाँ मिलेगी, नंबर ऑफ लाइट कहाँ फॉल करेगी सबसे ज़्यादा, मिडिल पोर्शन में तो लाइट फॉल करेगी, तो इंटेंसिटी मेरे पास आएगी, तो I1 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर वेव फंक्शन को φ1, तो φ1 की क्या है, वेव फंक्शन है ना, तो क्या इस वेव की को डिस्क्राइब कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर द वेव इमिटेड फ्रॉम स्लिट S1। समझ में आई बात। तो उसका जो इंटेंसिटी यदि मैं यहाँ निकालूंगा I1, तो क्या आएगा, φ1 का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ तक, समझ में आई बात। आगे चलते हैं। सिमिलरली यदि मैं स्लिट 2 को ओपन कर दूं, S1 क्लोज किया, सेम है, तो वेव सबसे ज़्यादा मिडल में फॉल करेगी। ठीक है ना, I2 इंटेंसिटी के साथ। कोई डाउट है, तो इस तरीके से मेरे पास ये आएगा पैटर्न जब स्लिट हम 2 को ओपन करेंगे। तो यदि φ2 वेव फंक्शन है ना, व्हेन द वेव इमिटेड फ्रॉम स्लिट S2, और ये मेरे पास सिंपली इंटेंसिटी आ गई। ठीक है, यदि हम दोनों ही स्लिट को क्या कर दे, ओपन कर दे, क्या कर दे, दोनों स्लिट को ओपन कर दे, तो अब यहाँ ध्यान से देखो, तो मेरे पास देखो क्या, S1 स्लिट भी ओपन कर दी और S2 स्लिट भी ओपन कर दी। अब देखो दोनों स्लिट जब ओपन करेंगी तो मैक्सिमम मुझे कहाँ मिलेगा, बीच में। लेकिन ये तो आप सोचोगे कि दोनों का इंटेंसिटी कितना आना चाहिए, I1 प्लस के I2 आना चाहिए। ऐसा नहीं है, वेव के केस में ना, है ना, ये चीज़ नहीं होती बिल्कुल भी। समझ में आई बात। तो I1 इज इक्वल टू I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 नहीं होगा। जो टोटल इंटेंसिटी होगा जब दोनों स्लिट ओपन करेंगे तो I1 प्लस I2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो वेव S1 स्लिट से निकलेगी और जो वेव S2 स्लिट से निकलेगी वो इंटरफेयर करेंगी। क्या करेंगी, इंटरफेयर करेंगी, और उस इंटरफेरेंस की वजह से एक थर्ड टर्म ऐड होगी। क्या होगी, थर्ड टर्म ऐड होगी टोटल इंटेंसिटी में। तो जो हमारे पास टोटल इंटेंसिटी बनता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस के 2 अंडर रूट I1 I2, और ये मेरे पास हो गया कोस सिग्मा। ये होता है फेज डिफरेंस। अब ये आया कैसे वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये ही मेरे पास क्या है, इंटरफेरेंस पैटर्न है। इसी की वजह से क्या आता है, इंटरफेरेंस आएगा। आप इमेजिन करो ये टर्म नहीं होगा तो ये तो पार्टिकल वाला केस बन गया मेरे पास। ठीक है ना, तो इसी टर्म की वजह से इंटरफेरेंस होता है। अब एक बात इंपॉर्टेंट जब यहाँ आपको गौर करने वाली है, ये चीज़ आपने देखो 12th में भी पढ़ा होगा ना, इंटरफेरेंस वगैरह, तो आप जानते होगे। देखो ये जो रेड कलर आप देख रहे हो ना, ये क्रस्ट है। ठीक है, क्रस्ट आप समझते होगे। ठीक है ना, तो ये तो मेरे पास क्या होता है, ट्रफ होता है, और ये मेरे पास क्या है, क्रस्ट होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो गौर से, यदि दो वेव S1 से जो निकला है और S2 से जो निकला है, दोनों का क्रस्ट एक दूसरे पर फॉल करेगा। तो देखो दोनों का क्रस्ट एक दूसरे पर यदि क्या करेगा, फॉल करेगा, तो इस दोनों का इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। समझ में आई बात। ठीक है, और यदि क्रस्ट ट्रफ पर फॉल करे तो मुझे उस केस में क्या मिलेगा, ब्राइट। तो आप यहाँ गौर से देखो, ये जो रेड वाला हिस्सा है ना, देखो यहाँ पर एक जो लाइन है ना, ये अब सिंगल मतलब डॉटेड लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। ये जहाँ पर आप ये क्रॉस करोगे ना, आप देखो गौर से, और जहाँ पर मेरे पास एक देखो ये यदि है तो मुझे क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। ठीक है ना, जहाँ पे ये डॉटेड है, और डॉटेड को तो मान लिया, एज्यूम करो क्रस्ट। ठीक है ना, और ट्रफ को क्या मान लिया, स्ट्रेट लाइन मान लिया। ठीक है ना, मतलब एक रेगुलर लाइन है। तो इन दोनों की इंटेंसिटी एक दूसरे को क्या कर देगा, एम्पलीट्यूड क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो वहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा। समझ में आया मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मैं इसको एक बार बना के आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखो। तो यदि मैंने ये केस बने, ठीक है ना, देखो
ये तो क्रस्ट हो गया और ये क्या हो गया, ट्रफ हो गया। तो ये पॉजिटिव पोर्शन, ये नेगेटिव पोर्शन एक दूसरे को क्या कर देंगे, इनकी इंटेंसिटी कैंसिल कर देंगे। समझ में आई बात? वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटरफेरेंस हो रहा है। बुलेट में हमने बुलेट के केस में क्या देखा था, तो बुलेट में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। समझ में आई बात? यदि बुलेट की जगह बॉल्स भी ले लेते, क्या आप एक स्लिट से इधर से बॉल गई, इधर से बॉल गई, तो बॉल में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा कि 2 बॉल जुड़ के 3 बॉल बन जाएंगी। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? या 2 बॉल मिलके कोई बॉल नहीं आएगी, तो इस तरीके से नहीं होता। और देखो ये सिंगल स्लिट एनवेलप है, सिंगल स्लिट एंड डॉटेड लाइन के सिंगल स्लिट एनवेलप ऐसी तो होता है, बस समझाने के लिए इसमें लिखा है। देखो जैसे मैं कोई सिंगल स्लिट ओपन करूँ तो सिंगल स्लिट एनवेलप मेरे पास ये केस आएगा, है ना, ठीक है। तो इस तरीके का पैटर्न आपको देखोगे। बीच में क्या मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क डार्क ब्राइट, ये इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज बोलते हैं। आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली देख सकते हो बना हुआ है, तो बीच में जो है ना ये मैक्सिमम है, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो ये डार्क है, फिर रेड, फिर डार्क रेड डार्क, इस तरीके से बना हुआ है। तो ये मेरे पास क्या है, इंटरफेरेंस पैटर्न है, ठीक है। समझ में आई बात? अब देखो हम मैथमेटिकली यदि बात करें तो दोनों स्लिट हमने इस बार खोल दी थी। समझ में आई बात? और S1 और S2 से क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे इन दो एक दूसरे पर, जिसको मैं अभी बता रहा था इंटरफेरेंस होगा। समझ में आई बात? तो सुपर पोजिशन होगा और वो क्या बनाएंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे। इस सुपर पोजिशन की वजह से ही इंटरफेरेंस पैटर्न बना है। समझ में आई बात? तो दोनों स्लिट खोली थी, तो टोटल मेरे पास वेव फंक्शन क्या आएगा, φ1 प्लस के φ2। रिजल्टेंट इंटेंसिटी की यदि बात करूँ तो हम जानते हैं इंटेंसिटी क्या होता है, टोटल वेव फंक्शन होगा उसका क्या होगा, स्क्वायर। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। तो एक तो मेरे पास ये नॉर्मल टर्म आएगी, ठीक है, और फिर दूसरी टर्म का क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट। इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट। अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है ना। समझ में आई बात? तो ये ठीक है। तो यदि मैं अंदर एक दूसरे की मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, ये तो बनेगा जी, ठीक है, φ1 φ2 प्लस के φ2 ये आ गया, ठीक है। कोई डाउट है? डाउट है तो आप मुझे बताओ। तो देखो इस टर्म एक दूसरे में मल्टीप्लाई किया, तो इस टर्म को तो मैं जानता हूँ कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। और इस टर्म को कैसे लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ। समझ में आए? और इन दोनों टर्म को क्या लिखूँगा, 2 टाइम्स रियल वैल्यू ऑफ φ1 φ2। समझ में आई बात? तो ये चीज़ हो सकता है आप कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ में ना आए, तो मैं आपको छोटा सा होमवर्क आपको करना है। कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, देखो जैसे मैं a प्लस के आई बी लिया और c माइनस के आई डी ले लिया। समझ में आई बात? ठीक है। अब इन दोनों को ना यही करना है आपको, एक बार एक का कॉन्जुगेट लो और फिर प्लस करो, फिर दूसरे वाले का कॉन्जुगेट लो, तो आपको क्या मिलेगा, इन दोनों 2 टाइम्स रियल वैल्यू मिलेगी। समझ में आई बात? ठीक है ना। इन दोनों के प्रोडक्ट की क्या मिलेगी, रियल वैल्यू मिलेगी, ठीक है। समझ में आई बात? आइए आगे बढ़ते हैं। देखो कोई डाउट हो, जैसे मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है ना। कहीं पे कहीं हो सकता है लिखते वक्त कुछ मिस्टेक हुई हो या बताते वक्त काफ़ी बार फ्लो में कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, वो मुझे बाद में रिग्रेट भी होता है कि मैं क्या बोल गया, ठीक है ना। कुछ ऐसा भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। अब देखो तो ये मेरे पास जो टोटल इंटेंसिटी आएगा I1, इसको लिखूंगा, φ2 का स्क्वायर को I2 लिखूंगा 2। समझ में आई बात? और देखो रियल वैल्यू है, देखो ये एक तरीके से ना, जैसे हम क्या लिखते हैं, a प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, फिर ओ और बी के बीच का एंगल आ गया 2ab कोस थीटा। ये सेम वही है। यदि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स जानते होगे तो आप कर पाओगे। समझ में आई बात? ठीक है। अब देखो फाई मेरे पास क्या, फेज डिफरेंस है, क्या है, φ1 और φ2 के बीच का क्या है, फेज डिफरेंस है। अब 2 वेव आपस में क्या करेंगी, जब इंटरफेरेंस करेंगी, मतलब सुपर इम्पोज करेंगी, तो उन दोनों के बीच में क्या है, फेज डिफरेंस कितना है, ठीक है ना। समझ में आई बात? अब जैसे आप यहाँ ध्यान से देखो, यदि मैं इसको बनाऊँ तो देखो इन दोनों वेव में ना, अब ये देखो मान लो 0 डिग्री है, ये π/2 है ना, ये 0 और ये π/2, तो ये जो वाला वेव है, ठीक है ना, इन दोनों वेव में कितना डिफरेंस है, देखो जब इसका मैक्सिमम होता है इसका मिनिमम होता है, तो इन दोनों में ना π/2 का फेज डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, π/2 का। तो फाई इन दोनों में क्या है, π/2, वो सिग्मा क्या है, फेज डिफरेंस है। समझ में आई बात? तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ना, वो सम पर तो डिपेंड करती है ना, जो टोटल इंटेंसिटी है सम पर तो डिपेंड कर ही रही है, और किस पर डिपेंड कर रही है, सिग्मा, यानी फेज डिफरेंस पर भी डिपेंड कर रही है। ये तो पार्टिकल का केस है, यदि वेव का केस ले ले तो फिर ये दोनों आ जाएंगे, है ना। समझ में आया, सिग्मा भी जुड़ गया उसमें। तो जो फेज डिफरेंस है, हम जानते हैं फेज डिफरेंस क्या होता है, स्पेस और टाइम का ही फंक्शन होता है।
लेकिन यदि वेव कोहेरेंट हो, सेम फ्रीक्वेंसी का हो, समझ में आई बात, तो यदि वेव कोहेरेंट हो जाती है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फेज डिफरेंस किसका फंक्शन होगा, स्पेस का, समझ में आई बात। तो जो फंक्शन ये हमारे पास स्पेस का फंक्शन तो होता, टाइम जो फेज डिफरेंस होता है स्पेस और टाइम का फंक्शन होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन होगा, स्पेस का। कब, जब कोहेरेंट वेव होगी, समझ में आई बात, कोहेरेंट वेव होगी, ठीक है। अब ऑलमोस्ट ये हम ये चीज़ें कवर कर चुके हैं टॉपिक, है ना। तो मैं यदि इस चीज़ को समराइज़ करूँ, हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखिए। कंपैरिजन, क्लासिकल कंपैरिजन ऑफ वेव्स एंड पार्टिकल्स। देखो क्लासिकली वेव तो इंटरफेरेंस पैटर्न करती है लेकिन पार्टिकल्स नहीं करते, जैसा मैंने अभी अभी बताया ऊपर, है ना। तो इंटरफेरेंस वेव करती है, पार्टिकल्स नहीं करते, पहली बात। दूसरा, पार्टिकल्स के केस में ना जो नॉन इंटरेक्टिंग स्ट्रीम्स होती है, अब देखो जैसे दो बॉल में ले लूँ, दो बुलेट ले लूँ, कोई इंटरेक्शन नहीं होता, तो नॉन इंटरेक्टिंग जो पार्टिकल्स होते हैं ना, सेम रीजन में ना क्या मिलता है हमें, उनकी इंटेंसिटी सिंपली ऐड हो जाती है। तो इंटेंसिटी ये आई थी, यही तो समझ में आया। और एम्पलीट्यूड डू नॉट प्ले अ रोल एज पार्टिकल्स लैक वेव लाइक प्रॉपर्टी। एम्पलीट्यूड तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि पार्टिकल्स में वेव लाइक प्रॉपर्टी तो होती ही नहीं क्लासिकली, क्योंकि वेव और पार्टिकल दोनों अलग अलग है, समझ में आई बात। तो ये तो पार्टिकल के बारे में बता दिया, क्लासिकल व्यू हो गया, ठीक है। वेव की यदि बात करें, क्लासिकली क्या कहता है, जब दो कोहेरेंट वेव कंबाइन करेंगे ना तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, तो एम्पलीट्यूड आएगा A1 + A2, ठीक है। यहाँ पे सिंपली इंटेंसिटी का सम होता है, यहाँ पे क्या होता है, एम्पलीट्यूड का सम। ये क्यों है ऐसा मैं अभी बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अभी इसको, इस चीज़ के लिए विराम दो। इंटेंसिटी के लिए तो मैंने अभी आपको बता दिया, इंटेंसिटी बीइंग प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, है ना। तो इंटेंसिटी होती क्या है, यही तो इंटेंसिटी हमने अभी ऊपर मैथमेटिकली आपको प्रूव भी किया था, ये इंटेंसिटी आती है, ठीक है। पार्टिकल जब लेंगे तो क्लासिकली पार्टिकल का इंटेंसिटी सिंपली ऐड हो जाएगा। वेव के टर्म्स में क्लासिकली इंटेंसिटी ऐड तो होगा, लेकिन उसमें एक तीसरी टर्म आएगी, इंटरफेरेंस टर्म, समझ में आई बात, ठीक है। और इंटेंसिटी डू नॉट सिंपली ऐड, समझ में आया। अनलाइक पार्टिकल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अनलाइक पार्टिकल्स इंटेंसिटी डू नॉट सिंपली ऐड, इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द फेज डिफरेंस एंड लीड टू कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चाहे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा चाहे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो वेव का केस में जो टोटल इंटेंसिटी मेरे पास है, अब देखो ये आई थी I1 + I2, ये तो पार्टिकल का केस हो जाएगा। यदि वेव की मैं बात करूं तो ये था, ठीक है, सिग्मा, समझ में आई बात। अभी ऊपर जब मैं आपको बता रहा था, जब मैं एक एक स्लिट ओपन कर रहा था, तो हमने क्या देखा था, जो इंटेंसिटी होता है वो किसके होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल। मैंने स्टार्टिंग में भी एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको प्रूव भी किया था, यदि आपने गौर से देखा। तो ये मेरे पास, इसको मैं क्या लिखूंगा, A1 का स्क्वायर, इसको लिखूंगा A2 का स्क्वायर, ठीक है ना, +2। तो ये मेरे पास क्या आएगा, A1, ये आएगा A2, है ना, क्योंकि ये इधर चला गया ना अंडर रूट में, तो ये बचेगा, तो ये मेरे पास क्या हो गया, cos सिग्मा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड में वेक्टर की फॉर्म में इसी तरीके से लिखूंगा या नहीं, कोई डाउट है। तो ये सिंपली मेरे पास क्या आ गया, तो A1 का स्क्वायर + A2 का स्क्वायर और ये आ गया, ठीक है। अब टोटल एम्पलीट्यूड मेरे पास क्या होगा, टोटल एम्पलीट्यूड होगा A², है ना। तो भाई क्योंकि इंटेंसिटी कहता है A² होता है, तो टोटल एम्पलीट्यूड क्या होगा, I टोटल का A², टोटल एम्पलीट्यूड हो जाएगा ये A1 + A2 A²। तो ये मेरे पास A² स्क्वायर से स्क्वायर को हटाओ तो A = A1 + A2। तो एम्पलीट्यूड ऐड होता है, इंटेंसिटी सिंपली ऐड नहीं होती, समझ में आई बात। पार्टिकल में इंटेंसिटी ऐड होती है, वेव के केस में एम्पलीट्यूड सिंपली ऐड होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप ध्यान रखना। क्लासिकल व्यू छोटा छोटा एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इंटरव्यू में पूछ लेगा, या ज़्यादा डीपली पढ़ाया जाए तब पूछ लेगा, ठीक है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, क्वांटम व्यू ऑफ वेव्स एंड पार्टिकल्स, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।